सभी दोस्तों का अपनी क्लास में हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस और उसके साथ एक फिनोमिना है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इस पर बात करने के लिए हम इस लेक्चर में आए हैं। एटॉमिक रेडियस को हम एटॉमिक साइज़ भी बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस को हम एटॉमिक साइज़ भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस एक हम एक एटम बनाते हैं और वहाँ से बताने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ होता क्या है। पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। ठीक हो गया। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम ज़रा सिंप्लिसिटी के लिए 18 लिख नहीं रहे, हम 8 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। हम 8 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। और चौथे में 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ भी हम अभी फ़िलहाल 8 ही लिख रहे हैं। तो ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है ना किसी भी एटम में, न्यूक्लियस से लेकर के न्यूक्लियस एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, यानी सर्कुलर फॉर्म का होता है एटम। तो जिस तरह सर्कल से के सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस यानी एटम का रेडियस, एटम को एक सर्कल, ये बॉल कंसीडर कर लो, उस बॉल का जो रेडियस होगा वो एटॉमिक रेडियस। एटम का सेंटर उसका न्यूक्लियस होता है, ये एटम का न्यूक्लियस। यहाँ से लेकर के वैलेंस शेल तक, ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे कि ये एटॉमिक रेडियस है। करेक्ट। न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोलते हैं। होप ये बात क्लियर हो गई होगी। और इसका यूनिट जो होता है वो होता है पिकोमीटर। हम पिकोमीटर में इसको रिपोर्ट करते हैं। जनरली हम किसी सर्कल का, हम अगर ज्योमेट्री पढ़ें मैथमेटिक्स में, तो किसी सर्कल का हम रेडियस मेजर करें स्केल की मदद से, तो जनरली हम उसे सेंटीमीटर या ज़्यादा बड़ा अगर सर्कल है तो हम उसे मीटर्स में रिपोर्ट करते हैं। ठीक। लेकिन एटॉमिक रेडियस, जो एटम का साइज़ बहुत छोटा है और जो एटम को हम बॉल कंसीडर कर रहे हैं तो वो बॉल भी बहुत छोटी सी होगी, तो इसीलिए हम एक मीटर के साथ छोटा सा प्रीफिक्स पिको लगा देते हैं, तो ये बन जाता है पिकोमीटर या पाइकोमीटर्स। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि ये पिकोमीटर या पाइकोमीटर ये बेसिकली मीटर का छोटा भाई है। ठीक। एक पाइकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर्स होते हैं। 10⁻⁻12 मीटर्स होते हैं। ठीक। जिस तरह एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में जिस तरह से 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरह से एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर्स होते हैं। करेक्ट हो गया। हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तमाम के तमाम मेटल्स हैं, उनमें कोई नॉन मेटल नहीं है, तमाम के तमाम मेटल्स हैं। तो जब हम डी ब्लॉक के मेटल्स के लिए एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ की बात करेंगे, तो हम मेटल्स के हवाले से बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये उनका मेटेलिक रेडियस है, ये उनका मेटेलिक रेडियस है। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये जनरली मेटल की फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में मेटेलिक फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कोई, जिस तरह आपने एक लोहा ले लिया या कॉपर ले लिया, ठीक है, उसका आपको एक पीस अवेलेबल होता है मेटल की सूरत में। ठीक। ये अलग बात है, और कंपाउंड्स भी होते हैं उनके, यानी जो ओर्स की सूरत में या मिनरल्स की सूरत में, लेकिन हम अभी फ़िलहाल उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल फ्री स्टेट में मौजूद मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो हम एटॉमिक साइज़ या इनके एटॉमिक रेडियस को हम इस टाइम बोले कि ये मेटेलिक रेडियस है, क्योंकि ये मेटेलिक फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब इनकी ज़रा एटॉमिक रेडियसेस को समझने के लिए सबसे पहले तो इन एलिमेंट्स के ज़रा नाम लिखें, फिर कुछ वैल्यूज़ भी साथ लिखेंगे ताकि हमें बेटर समझ आ सके बातें, कि क्या जो बात हम तुम्हें कह रहे हैं तो क्या वाकई वो बात ऐसे होती है। ठीक। सबसे पहला रो जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसमें सबसे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम। स्कैंडियम। उसके बाद टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। ठीक हो गया। इन सब की एटॉमिक रेडियसेस की वैल्यू साथ लिख देते हैं। स्कैंडियम के लिए
जो एटॉमिक रेडियस का वैल्यू होता है वो होता है 164 पिकोमीटर, 164 पिकोमीटर। टाइटेनियम है उसके बाद, उसके लिए होता है 147 पिकोमीटर, ठीक। उसके बाद देन वनेडियम, वनेडियम के लिए 135, 135, देन 130, फिर उसके बाद मैंगनीज़ के लिए होता है शायद 129 होता है या 127 होता है, खैर इसे कंफर्म कर लेना, मैं 129 लिख रहा हूँ, मैंगनीज़ के लिए मैं 129 लिख रहा हूँ। और इस पर ऐसे स्टार लगा दिए, कंडीशन अप्लाइड, ठीक हुआ तो ठीक, वरना काम चला लेना। ये 127 होता है या 129 होता है, ज़रा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इसके बाद आयरन है नेक्स्ट। आयरन के लिए वैल्यू 126 होती है, और कोबाल्ट के लिए 125, निकल के लिए भी 125 होती है, कॉपर के लिए 137 और जिंक के लिए 141 होती है, ठीक। तो इन वैल्यूज़ को तुम्हें याद नहीं करना, चलो हम तो याद करके आ गए तुम्हें ज़रा बताने के लिए। तो इसको तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करना, बस इसको सिर्फ देखना है और देख करके हमें ऑब्जर्वेशन करनी है और समझना है, ठीक। उसके बाद अगला रो है, उसमें येट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडिनम, टेक्नीशियम, र्यूथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम मौजूद हैं। येट्रियम के लिए जो एटॉमिक रेडियस का वैल्यू है वो है 178 पाइकोमीटर, देन 160 पाइकोमीटर, 146, 139, उसके बाद 136, उसके बाद 134, अगेन 134, देन 137, 144 एंड 154, करेक्ट। इसके बाद थर्ड रो जिसे हम 5D सीरीज़ बोलेंगे, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5D ऑर्बिटल में आते होते हैं। उसमें सबसे पहले लेंथेनम, उसके बाद हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहीनियम, ऑस्मियम, देन इरिडियम, प्लाटिनम, गोल्ड, और गोल्ड के बाद एलिमेंट होता है मरकरी, ठीक हो गया। अब लेंथेनम के लिए जो एटॉमिक रेडियस या जो हम मेटल के केस की बात कर रहे हैं, मेटेलिक रेडियस होता है 188 पिकोमीटर, हैफनियम के लिए 160 पिकोमीटर, और उसके बाद टेंटेलम के लिए 149, टंगस्टन के लिए 141, देन 137, 135, उसके बाद 139, 136, इरिडियम के लिए 136, देन 139 प्लाटिनम के लिए, 146 गोल्ड के लिए, और मरकरी के लिए 157। तो ये इन सब के मेटेलिक रेडियसेस हैं। तो इनको बिल्कुल भी फ़िलहाल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इनको समझना है, करेक्ट। अगर हम इस तरह से पीरियड में चलें, लेफ़्ट टू राइट हम पीरियड में चलें, तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में तुमने पढ़ रखा होगा कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। जो इस केस में फ़िलहाल हम मेटेलिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि पीरियड में चलने पर लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। रीज़न क्या है कि पीरियड में शेल एक ही रहता है, पीरियड में शेल एक ही रहता है, शेल का नंबर इंक्रीज़ नहीं करता, लेकिन शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से और वैलेंस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, और जो वैलेंस शेल है वो ज़रा न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, इसी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर जाता है। मेटेलिक रेडियस ये सारे हम पिकोमीटर में लिखते हैं, ये बात हमेशा याद रहे। यहाँ तक, इस जगह तक, ये कोबाल्ट तक, ठीक है। पहले इधर कोबाल्ट तक की हम जरा डिस्कशन कर लें, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम तक। पहले अगर देखो स्कैंडियम है 164, देन 147 डिक्रीज़ किया, 135 आया डिक्रीज़ हुआ, 130 आया क्रोमियम डिक्रीज़, 129 डिक्रीज़, 126 डिक्रीज़, 125 डिक्रीज़। फिर जैसे ही हम निकल की तरफ गए ना, तो फिर 125 है, फिर डिक्रीज़ नहीं किया, फिर वैसा ही रह गया। कॉपर की तरफ गए, वहाँ पर जाके हमने देखा कि बराबर होने की बजाय चलो कम होना चाहिए इसको, ठीक है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा चलो बराबर हो जाता, लेकिन ये इंक्रीज़ कर गया, लेकिन ये इंक्रीज़ कर गया। जिंक की तरफ गए 141 और इंक्रीज़ कर गया। इसी तरह इससे नीचे वाली रो में देखो 178, 160, 146, 139, 36, 34, अगेन 34, ठीक है, 134 आ गया। अच्छा खासा डिक्रीज़ कर रहा था, ठीक है, डिक्रीज़ करते करते बराबर हो गया। फिर जैसे पैलेडियम पर आए
फिर 137 134 से इंक्रीज़ कर गया, 144 और 154 हो गया। ठीक, अच्छा खासा डिक्रीज़ करते करते एटॉमिक रेडियस, जो इस केस में हमारा मेटेलिक रेडियस है, वो इंक्रीज़ कर गया। इसी तरह नीचे वाले रो में भी ऐसे हुआ, हमारा ऑस्मियम तक डिक्रीज़ करता रहा, इरिडियम पे जैसे है इंक्रीज़ कर गया, प्लाटिनम पर फिर और इंक्रीज़ कर गया, गोल्ड और इंक्रीज़ कर गया, मरकरी में फिर और भी ज़्यादा हो गया। तो ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन आ गई। सबसे पहले ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन आ गई। इसकी रीज़न बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक और ऑब्जर्वेशन भी हमें देखनी है। इस वाले ग्रुप को देखो, जिसे मैंने अभी ये हाईलाइट किया है, वनेडियम, नियोबियम और टेंटेलम। अच्छा, वनेडियम को देखो तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है, यानी मेटेलिक रेडियस, वो है 135 पिकोमीटर। नियोबियम का है 146 पिकोमीटर। ठीक है, ज़रा इसको सॉल्व करो, 146 माइनस 135 करो तो आंसर आता है 11। अब नियोबियम से टेंटेलम की तरफ आओ, टेंटेलम का रेडियस है 149। कितना है? 149। अब 146 और 149 में जो डिफरेंस है वो कितना है? सिर्फ 3 यूनिट का डिफरेंस है। जबकि वनेडियम और नियोबियम के रेडियस में जो डिफरेंस था 146 माइनस 135, 11 यूनिट्स का डिफरेंस था, यानी 11 पिकोमीटर का डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कम है। ठीक हो गया, इस बात को भी ज़रा ध्यान में रखना है। ये भी ऑब्जर्वेशंस हम ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें ज़रा थोड़ी बहुत अनयूजुअल सी चीज़ हमें नज़र आती है। ठीक, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। इसी तरह इस ग्रुप को देखो, आयरन का जो है 126। ठीक, उसके नीचे ठीक ड्यूथीनियम मौजूद है 134। 126 और 134 के दरमियान अच्छा खासा गैप है। ठीक है, लेकिन ड्यूथीनियम से जैसे ही हम ऑस्मियम पर आए, ऑस्मियम का 135 सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज़ किया। करेक्ट, सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज़ किया। करेक्ट हो गया। तो ये जो पहली वाली रो है हमारे पास, सबसे पहली वाली रो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज वाली, इसको हम 3D सीरीज़ बोलते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन 3D में आते होते हैं। और इससे जो नीचे वाली यट्रियम, जिरकोनियम वाली रो है, इसे 4D सीरीज़ बोलते हैं। और लेंथेनम, हैफ्नियम, टेंटेलम वाली जो रो है, इसको हम बोलते हैं 5D सीरीज़। सबसे ऊपर वाली 3D सीरीज़, उससे नीचे वाली 4D सीरीज़, उससे नीचे वाली 5D सीरीज़, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिस्पेक्टिवली 3D, 4D और 5D में आते हैं। तो हमने 2 ऑब्जर्वेशंस की, एक ये कि पीरियड में चलते चलते पहले तो साइज़ डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ करके फिर इंक्रीज़ कर गया, डिक्रीज़ किया फिर इंक्रीज़ कर गया, डिक्रीज़ किया फिर इंक्रीज़ कर गया। और ग्रुप में हमने देखा कि पहले 2 जो मेंबर्स हैं, किसी भी ग्रुप को हम उठा के देख लें, तो पहले 2 ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान जो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, जबकि दूसरे और तीसरे के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम है। ठीक, ये 2 ऑब्जर्वेशंस ध्यान में रखनी है हमने। तो सबसे पहले एक टर्म है शील्डिंग इफ़ेक्ट। इसकी बेसिस पर जो हमने पीरियड के अंदर ऑब्जर्वेशन की कि पहले डिक्रीज़ किया फिर इंक्रीज़ किया, इस शील्डिंग इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि पहले डिक्रीज़ किया फिर इंक्रीज़ कर गया, इसकी क्या रीज़न हो सकती है। हम जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हम 1s में फिल करते हैं, 1s के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स 2s में फिल करते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स 2p में फिल करते हैं, 2p के बाद 3s, देन 3p, देन 3d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को 4s में भर देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को 4s में भर देते हैं। n+l वैल्यू के हिसाब से हम इनको अरेंजमेंट करते होते हैं। ये बात पता है तुम्हें कि 3d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं। ये पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस एक एटम लेते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल। ठीक हो गया। अब जो 3d है, 3d यहाँ पर है इस जगह पर, और 4s जो है वो यहाँ पर है। ठीक, अब 3d सीरीज़ में हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं वो इधर 3d में भरे जा रहे हैं। 4s में इलेक्ट्रॉन्स 2 पहले से ही भरे भराए मौजूद हैं। करेक्ट हो गया। तो स्कैंडियम का हम देखते हैं 3d1, टाइटेनियम 3d2, वनेडियम 3d3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिंक तक 10 हो जाते हैं। एक्सेप्शंस बीच में है, क्रोमियम और कॉपर, वो उसको अभी अलहदा रखो, समझने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल। तो इनमें हम जैसे जैसे भरते जाते हैं तो शुरू में क्या होता है कि इस 3d का शेल स्कैंडियम में 3d में 3d ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 3d सब शेल या 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ मौजूद है। करेक्ट।
अच्छा, स्कैंडियम से टाइटेनियम पर आए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। टाइटेनियम से रेडियम पर गए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्रोमियम पर गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंगनीज पर गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इन शुरू के डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन शुरू के अगर हम एलिमेंट्स में देखें तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में कम है, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो 4s ऑर्बिटल 4s जो ऑर्बिटल है उस पर ज़्यादा होगी, उस पर ज़्यादा होगी 4s पर, और वो 4s को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच कर रखेगा, 4s को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच कर रखेगा। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक, तो अट्रैक्शन और बढ़ती जाएगी और साइज डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन जैसे ही हम एंड वाले मेंबर्स पर पहुंचते हैं, एंड वाले मेंबर्स जैसे हम निकल, कॉपर और जिंक के पास पहुंच गए, तो हम देखते हैं कि इनके जो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, वो D8, D9 और D10 जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखाई पड़ता है। शुरू में तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनीडियम में हमें 1, 2, 3 नज़र आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका 3D में होना कोई हमें इतना ज़्यादा एफिशिएंट हमारे लिए साबित नहीं होता है कि वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस को रोक सके या न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस को शील्ड कर सके 4s से, ठीक है, 4s को बचा सके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से, ठीक है। 2-3 इलेक्ट्रॉन, ये 4-5 इलेक्ट्रॉन्स जो है आमतौर पे जनरली 4s को नहीं बचा सकते न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से, लेकिन जब 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ आ जाता है या 3D कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है, तो 4s को अच्छे से शील्ड कर पाता है, 4s को अच्छे से शील्ड कर पाता है। और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शंस हैं वो 4s ऑर्बिटल तक, या हम कह सकते हैं कि वैलेंस शेल तक सही से नहीं पहुंच पाती। तो नतीजा क्या निकलता है कि वैलेंस शेल एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस पर न्यूक्लियस का होल्ड तो कम हो गया, ठीक है। जब न्यूक्लियस का होल्ड कम हो गया तो अब वो फ्री है थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है। तो हम देखते हैं कि अनयूजुअल तौर पर पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ किया। क्यों डिक्रीज़ किया? कि पहले तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 3D के अंदर कम है, लेकिन जैसे ही 3D के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, उसने जो है ना 4s के इलेक्ट्रॉन्स को या 4s ऑर्बिटल को शील्ड करना शुरू कर दिया, और उसकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वैलेंस शेल पर वो कम होने लग गई, ठीक। तो इसी वजह से साइज़ इंक्रीज़ कर गया। ये रीज़न है कि पहले पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ क्यों किया और इंक्रीज़ क्यों करके। शील्डिंग इफेक्ट की बेसिस पर हम इसे बहुत बेटर तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, करेक्ट। अब ग्रुप वाली उसमें आ जाए हम, कि ग्रुप में हमने देखा कि सबसे पहले तो ऐसे हो रहा था कि अच्छा खासा साइज़ इंक्रीज़ कर रहा था, और फिर उसके बाद जो साइज़ हैं वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ नहीं कर रहा। यानी पहले 2 मेंबर्स में जैसे वनेडियम और नियोबियम है, उसमें 11 यूनिट का डिफरेंस है, नियोबियम और टेंटेलम में सिर्फ 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बना लिया जाए। दिस इज़ एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, इसके साथ पी ब्लॉक मौजूद है, और हम जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी, एलिमेंट्स को हम रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले हम इधर एलिमेंट्स को रखते हैं एस ब्लॉक में, देन उसके बाद इस साइड पे पी ब्लॉक में रखते हैं, देन इधर रखते हैं, फिर इस साइड पे। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को रखते जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम एलिमेंट्स को रखते जाते हैं, लेकिन जब हम इस पीरियड में पहुँचते हैं, छठे पीरियड में, ठीक हो गया, तो बिल्कुल इस जगह पर, ठीक हो गया, इस जगह पर है लेंथेनम मौजूद होता है, इस जगह पर लेंथेनम मौजूद होता है छठे पीरियड में। यहाँ से एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। क्या कहा है? एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है इस जगह से, यानी लेंथेनम के फ़ौरन बाद एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। इसको हटाकर लेंथेनम लिख देता हूँ मैं। लेंथेनम के फ़ौरन बाद एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है, और लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। तो जो 58th एलिमेंट है वो लेंथेनम के बाद नहीं आता, लेंथेनम के बाद इधर नहीं आता, बल्कि वो इधर नीचे नीचे हम नेक्स्ट एलिमेंट को इधर नीचे रखते हैं एफ ब्लॉक में, करेक्ट। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। लेंथेनम के डायरेक्ट बाद है हैफनियम, और हैफनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 72। तो बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इधर नीचे आ जाते हैं, बीच के 14 एलिमेंट्स इधर नीचे आ जाते हैं। तो अगर हम ऊपर देखें 4D सीरीज़ में, 4D सीरीज़ में क्या था कि येट्रियम के फ़ौरन बाद ज़िरकोनियम था, येट्रियम के फ़ौरन बाद ज़िरकोनियम था, ठीक है। येट्रियम का एटॉमिक नंबर जो भी हो, ठीक है, उसके बाद जो ज़िरकोनियम मौजूद है उसका एटॉमिक नंबर येट्रियम से 1 यूनिट ज़्यादा होगा। लेकिन लेंथेनम और हैफनियम के एटॉमिक नंबर में जो है 15 यूनिट्स का फ़र्क है। 72 - 57 करो तो 15 आता है। तो लेंथेनम से हैफनियम तक जाने में
15 प्रोटॉन इंक्रीज किए। कितने प्रोटॉन इंक्रीज किए? 15 प्रोटॉन इंक्रीज किए और 15 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किए। करेक्ट हो गया। तो ये सीरीज लेंथेनाइड, यहाँ पर जो सीरीज होती है लेंथेनम के बाद उसे बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, और उसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जो हमने देखा कि 14 प्रोटॉन इंक्रीज कर गए, डायरेक्टली इंक्रीज कर गए। तो ये जो 14 प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये जो वैलेंस शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे तरीके से ज़्यादा से खींच कर रखते हैं। जैसे ही हम येट्रियम से जिरकोनियम पर आए, सिर्फ एक प्रोटॉन इंक्रीज़ किया, येट्रियम और जिरकोनियम के जो न्यूक्लियसिस हैं, ठीक है, उनके अंदर उनकी वैलेंस शेल पर जो अट्रैक्शंस हैं उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। लेकिन लेंथेनम और हैफनियम, इनकी जो न्यूक्लियसिस हैं, इनके जो वैलेंस शेल पर इनका होल्ड होगा, इसमें बहुत फ़र्क होगा। लेंथेनम का बहुत कम होगा, लेकिन हैफनियम है उसका डायरेक्टली बहुत जल्दी से इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली हमने 15 प्रोटॉन्स इंक्रीज़ कर दिए। 15 प्रोटॉन इंक्रीज़ करने से बहुत एक हमें अनयूजुअल सा बिहेवियर नज़र आता है कि अचानक से जो है ना अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस अचानक से अट्रैक्शन इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है कि वैलेंस शेल पर जो टेंटेलम और टंगस्टन, रहीनियम, ऑस्मियम जैसे जो एलिमेंट्स हैं, इनका होल्ड बहुत अच्छा और बहुत टाइट रह जाता है, क्योंकि अचानक से 14 प्रोटॉन इंक्रीज़ कर गए। लेकिन येट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम यानी 4D सीरीज़ के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो साइज़ होता है ना, इंक्रीज़ तो कर गया, ठीक है, हमने देखा कि 1 यूनिट 2 यूनिट इंक्रीज़ किया, ठीक है, हालांकि इसे ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए था, 10-12 यूनिट इंक्रीज़ करना चाहिए था। 10-12 यूनिट इंक्रीज़ होने की बजाय, ठीक है, उन 14 प्रोटॉन्स का जो इफ़ेक्ट है, उन 14 प्रोटॉन्स का जो इफ़ेक्ट है, उस इफ़ेक्ट की वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से वो वैलेंस शेल को न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, और साइज़ उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाता जितना उसे इंक्रीज़ करना चाहिए था। ठीक हो गया। तो इसी वजह से जो हम ग्रुप में चलते हैं तो पहले 2 एलिमेंट्स के अंदर साइज़ का जो डिफरेंस है तो वो ज़्यादा होता है डी ब्लॉक में, और जो तीसरा एलिमेंट है, दूसरा और तीसरा, उनके दरमियान जो साइज़ का डिफरेंस होता है वो थोड़ा कम रह जाता है इन्हीं 14 प्रोटॉन्स की वजह से। करेक्ट। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं कि ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है, क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज़ की वजह से, बीच में लेंथेनाइड्स के आने की वजह से साइज़ क्या कर गया? कंट्रैक्ट कर गया। ये बात क्लियर हो गई ना? उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। ठीक। अच्छा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को ना अभी मैंने जो बताया, ठीक, एक तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गया कि लेंथेनम से जैसे हम डायरेक्ट हैफनियम पर आते हैं तो बीच में 14 प्रोटॉन इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो जो ग्रुप्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, पहले 2 के दरमियान साइज़ डिफरेंस ज़्यादा होता है और दूसरे और तीसरे के दरमियान साइज़ डिफरेंस कम होता है। इन्हीं 14 एलिमेंट्स के आने की वजह से 14 प्रोटॉन्स इंक्रीज़ कर गए, और न्यूक्लियस जो है इन 14 प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन का फ़ायदा उठाते हुए वैलेंस शेल को अपनी तरफ खींच लेता है, और साइज़ उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए था। ठीक हो गया, बल्कि थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक, तो एक तो ये डेफिनेशन होगी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन हम एक और तरीके से दे सकते हैं। एक ये तो हमने डी ब्लॉक के हवाले से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को डिस्कस किया। ठीक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से भी हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया तो थोड़ा कम्प्लेक्स सा था और थोड़ा सा ज़रा तुम्हारा दिमाग भी ज़रूर चकराया होगा इसको सुनने में। तो लेकिन अब जो हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, और वो बहुत ईजी है। सिंपल सी बात है कि जैसे हम एक पीरियड के अंदर चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। रीज़न तुम्हें पता है कि क्यों डिक्रीज़ करता है? ये हमारे पास एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक का पहला लो, ये एफ ब्लॉक का पहला लो यानी लेंथेनाइड्स। ठीक है, लेंथेनाइड्स, इसमें सबसे पहला एलिमेंट है सीरियम, देन प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थ्यूलियम, यूटर्बियम एंड देन ल्यूटिटियम। इन सब को ज़रा जगह नहीं थी अगर तो मैं नीचे लिख दिया, लेकिन ये है एक ही रो में ही लिखना है, इनको एक ही पीरियड में लिखना है। ये सारे लेंथेनाइड्स हैं। करेक्ट। तो होता क्या है कि सीरियम जो है, सीरियम का साइज़ इतना समझ लो। ठीक हो गया। अब प्रेसियोडाइमियम पर तुम जब आते हो ना तो होता क्या है कि साइज़ डिक्रीज़ कर गया। नियोडाइमियम पर आए, साइज़ और डिक्रीज़ कर गया। प्रोमीथियम पर आए, साइज़ और डिक्रीज़ कर गया। समरियम पे आए, साइज़ और डिक्रीज़ कर गया।
तुम यूरोपियम तक गए, साइज़ और डिक्रीज़, गैडोलियम पर गए, साइज़ और डिक्रीज़, टर्बियम पर गए, साइज़ और डिक्रीज़। तो इसी तरह साइज़ रेगुलरली डिक्रीज़ करता है। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा कि पहले क्या हुआ कि साइज़ डिक्रीज़ किया, फिर साइज़ इंक्रीज़ कर गया। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि साइज़ पहले डिक्रीज़ करे फिर साइज़ इंक्रीज़ कर जाए। डी ब्लॉक का अगर हम एक सीरीज़ कोई लें, 3D सीरीज़ चलो ले लिया, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक। उनमें होता क्या है कि पहले 7, 6, 7 में साइज़ डिक्रीज़ करता है, आखिरी 3 में जाकर साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स है, इन 14 के 14 एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक साइज रेगुलरली डिक्रीज करता जाता है। ये बात समझ आई, ठीक। इसको भी हम बोलते हैं कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है, क्योंकि लेंथेनाइड्स के अंदर हो रहा है, एटॉमिक रेडियस का कंट्रैक्शन हो रहा है, एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा है, तो इसी वजह से इसको भी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का ही नाम देते हैं। और ये बहुत सिंपल लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है, जो पिछला डिस्कस किया वो थोड़ा कम्प्लेक्स सा था। इसकी भी एक रीज़न है, हमने डी ब्लॉक में तो देख लिया कि पीरियड के अंदर पहले साइज डिक्रीज़ किया फिर इंक्रीज़ किया, उसका क्या लॉजिक। अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके अंदर जो रेगुलर डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, कहीं पर जाके हम एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को क्यों नहीं मिलती, ठीक। हमें डी ब्लॉक के अंदर ही एबनॉर्मेलिटी देखने को क्यों मिल रही है, ठीक है, एफ ब्लॉक के अंदर एबनॉर्मेलिटी क्यों नहीं, इस बात को ज़रा देखते हैं। हम जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो ऐसे सफेरिकल शेप का होता है, ऐसे सफेरिकल शेप, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो पी ऑर्बिटल होता है, ये पी सब शेल कह लो, वो कुछ ऐसे डम्बल शेप का होता है, करेक्ट। और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डी ऑर्बिटल कुछ ऐसे शेप का होता है, इस शेप का, करेक्ट। अब एस ऑर्बिटल को देखो, पी ऑर्बिटल को देखो और डी ऑर्बिटल को देखो। एस ऑर्बिटल तुम्हें साइज़ में ज़रा छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। पी ऑर्बिटल को देखो, वो तुम्हें साइज़ में कुछ बड़ा नज़र आ रहा है एस ऑर्बिटल से, लेकिन उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। डी ऑर्बिटल और बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब तुमने पंखे को चलते हुए देखा होगा, पंखा जब घूमता है तो तुम्हें उसकी प्लेट्स नज़र नहीं आती थी ना, वो ऐसे घूम करके एक ऐसे क्लाउड की सूरत बना देता है, और हमें लगता है कि अभी प्लेट यहाँ पर थी, फिर थोड़ी देर में यहाँ पर, और एक ऐसा क्लाउड सा सिचुएशन बन जाता है, ठीक। तो इसी तरह से बिल्कुल, क्योंकि पंखा तेज़ तेज़ घूम रहा होता है काफ़ी, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो भी काफ़ी तेज़ घूमता है, और घूमने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देता है। तो ये जो हमने बिल्कुल शेडेड रीजन है वाइट कलर का, बिल्कुल एस ऑर्बिटल में देखो ज़रा, तो ये जो है बिल्कुल आप देखोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इस थोड़ी सी जगह में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से स्पिन कर रहा है और साइज जगह छोटी है, तो क्लाउड जाहिर सी बात है गाढ़ा होगा, यानी ज़्यादा होगा। जो कि पी ऑर्बिटल में साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर गया, पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल का साइज़ थोड़ा एस ऑर्बिटल से बड़ा होता है, ठीक। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह मिल गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही बना, लेकिन जगह ज़्यादा हो गई तो डेंसिटी कम हो गई ऑटोमेटिकली। इसी तरह डी ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइज़ और इंक्रीज़ किया हुआ है डी ऑर्बिटल में, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन जो घूमने की वजह से जो क्लाउड सा सिचुएशन बन जाता है, तो वो थोड़ा और कम हो गया, ठीक। इसी तरह एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो कुछ ऐसा होता है। ये मैं एफ ऑर्बिटल्स के जनरली कुछ शेप्स डिफरेंट्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंट शेप होते हैं। ये जो मैंने एक शेप ड्रॉ किया, ये 3/5 आर, गालिबन आर क्यूब है या आर स्क्वायर, मुझे से याद नहीं है, लेकिन 3/5 आर कैटेगरी का है, कुछ समथिंग ऐसा ही है, ठीक है, ये उस कैटेगरी का शेप है, ठीक है। टोटल एफ ऑर्बिटल के 7 डिफरेंट शेप्स होते हैं। तो शेप्स की डिस्कशन के लिए कभी बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। एफ ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा जनरल शेप ऐसा ही होता है। डी ऑर्बिटल से इसका शेप थोड़ा हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा है ना, तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जब वो घूमेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना एस डी में प्रोड्यूस किया, जितना डी में प्रोड्यूस किया। एस से हम पी में आए, ठीक है, क्लाउड उतना ही प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया शेल का, शेल कहता हूँ, ऑर्बिटल का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, जगह ज़्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा और फैल गया, डी में आकर थोड़ा और फैल गया, एफ में आकर और ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक हो गया। एस और पी को हमने जनरली पूरा ही फिल कर देते हैं, डी को भी हम जनरली पूरा फिल कर देते हैं, लेकिन डी को टेक्निकली पूरा फिल नहीं करना चाहिए, ठीक है, कुछ थोड़ी सी जगह खाली छोड़नी चाहिए, ताकि पता लगे हमें कि कम्प्लीटली फील्ड नहीं होती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। जब मैं फिल कर लूँ, 1 मिनट, ठीक हो गया, ये फिल कर दी, करेक्ट हो गया, ये मैं डी ऑर्बिटल को फिल कर दिया। तो थोड़ी थोड़ी तुम देखो बीच में जगह नज़र आ रही है, ठीक है, एस में
जगह ना होने के बराबर ही होती ही नहीं है, यूँ कह लो। पी में ना होने के बराबर होती है, ठीक है। और जो डी में है वो थोड़ी थोड़ी खाली खाली जगह रह जाती है उसमें, ठीक। तो वहाँ से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शंस हैं, ठीक है, वो वैलेंस शेल तक पहुँच जाती हैं। वहाँ से न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस वैलेंस शेल तक ईज़िली पहुँच जाती हैं। देखिए एफ़ में आओ तो एफ़ में जगह थोड़ी और ख़ाली रह जाएगी, एफ़ में आकर के जगह थोड़ी और ख़ाली रह जाएगी। ठीक हो गया। तो एफ़ में देखो कि डी की निस्बत थोड़ी और जगह खाली रह गई, ठीक। तो जगह खाली रहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा अट्रैक्शंस निकल करके वैलेंस शेल पर जा सकती हैं। तो जैसे जैसे हम लेंथेनाइड सीरीज़ के अंदर चलते हैं, सीरियम, प्रेसियोडाइम, नियोडाइम, प्रोमीथियम, समरियम के अंदर, तो इसी वजह से कि एफ ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट कम क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसमें, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से रेगुलर डिक्रीज़ हमें साइज़ में देखने को मिलता है, ठीक हो गया। डी एफ सब शेल के या एफ ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमें रेगुलर साइज़ में डिक्रीज़ देखने को मिलता है, जबकि ये चीज़ हमें डी ब्लॉक में नज़र नहीं आती। हमें डी ब्लॉक की रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं कि होता क्या है कि शुरू में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है, लेकिन जैसे ही एंड में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है तो फिर शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन एफ ऑर्बिटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं होती और वैलेंस शेल को इतने अच्छे से वो शील्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से साइज़ जो है डिक्रीज़ कर जाता है, मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करता रहता है। ठीक हो गया। और मुझे लग रहा है इसी के साथ कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक। तो कोई मसला नहीं, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इन पे बोलना ही पड़ता है, जितना बोलो कम हो जाता है। ये था हमारी तरफ से एक जनरल लेक्चर एटॉमिक रेडियस और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पर। अच्छा, इसके बाद ना एक मैं छोटा सा मशवरा दे दूं कि अगर तुम्हें ये समझ ना आए बिलफर्ज, ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनके अंदर कन्फ्यूजन रह जाता है कुछ लोगों को। तो अगर तुम्हें ये पहली बार देखने में मुकम्मल समझ ना आए तो फ़ौरन ही दूसरी बार ना देख लेना, ठीक। तो थोड़ा माइंड को रेस्ट दे देना, क्योंकि इसमें माइंड थोड़ा सा ज़्यादा चकरा जाता है, ठीक। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना कि फ़ौरन से 2-3 दफ़ा ना देख लेना। इसमें ये हो सकता है कि चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक। उम्मीद है पहली दफ़ा ही समझ आ जाएगी, लेकिन अगर समझ ना आए, कोई चीज़ रह जाए, तो 1-2 दिन ठहर करके फिर देख लेना, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। 1-2 दिन ठहरने से माइंड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएगा। इसी के साथ ही हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, अपने प्यारे दोस्तों को गुड बाय कहते हैं। उसके बाद हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।